एक अपराधी व्यक्ति जो है चिकित्सा अधीक्षक बनकर बैठा है, एक सत्यापित भ्रष्ट व्यक्ति हैं। तो आम जनता जिनको स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार जो है नहीं मिल रहे हैं, कि बेड खाली है और उसको जबरन लॉक कर कर चिकित्सा अधीक्षक के द्वारा जो है रखा गया है। जो व्यक्ति इसके अपराधी हैं उनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर के गुप्ता जी। वो मेडिकल सुपरडेंट या चिकित्सा अधीक्षक हैं वर्तमान में सर सुंदरलाल अस्पताल के। नमस्कार, अभी हमारी मौजूदगी सर सुंदरलाल बीएचयू हॉस्पिटल के हृदय रोग विभाग में है। आप यहां पर देख सकते हैं कि 2 दिनों से प्रोफेसर डॉक्टर ओम शंकर जी के द्वारा आमरण अनशन पर बैठे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि इस आमरण अनशन का क्या कारण है और जो है ये क्या चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि इस समय जो है लोग इनसे मिलने के लिए भी आ रहे हैं। तो आइए बातचीत करते हैं। सर, आज आपके आमरण अनशन का तीसरा दिन है, तो क्या कारण है आमरण अनशन का सर? आमरण अनशन की 2 सबसे प्रमुख वजह हैं। एक है बीएचयू में अधिकारियों के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई की मांग, और दूसरी है जो आम जनता जिनको स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार जो है नहीं मिल रहे हैं और उसके तहत अस्पताल में बेड जो उनको चाहिए वो आते हैं इलाज के लिए, बेड खाली है और उसको जबरन लॉक कर कर चिकित्सा अधीक्षक के द्वारा जो है रखा गया है। और बेड नहीं मिलने से हज़ारों लोगों की मौतें हो गई है। 35,000 से ज़्यादा लोगों को अस्पताल में बिस्तर नहीं मिल पाए हैं। तो ये 2 मुख्य वजह है। जो व्यक्ति इसके अपराधी हैं उनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर के गुप्ता जी। वो मेडिकल सुपरडेंट या चिकित्सा अधीक्षक हैं वर्तमान में सर सुंदरलाल अस्पताल के। और वो एक सत्यापित भ्रष्ट व्यक्ति हैं और उसके बाद भी अपने पद पर बने हुए हैं। इस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो सबसे बड़ा पद वाइस चांसलर होता है उनका भी कार्यकाल 3 सालों का ज़्यादातर होता है। डीन साहब होते हैं उनका भी 3 साल होता है, और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट जो होते हैं उनका भी मैक्सिमम कार्यकाल जो है वो 3 सालों का होता है। लेकिन चिकित्सा अधीक्षक महोदय जो एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति है, और उस व्यक्ति की नियुक्ति जो है तत्कालिक हुई थी, और वो तत्कालिक नियुक्ति भी अभी 3 साल बीत जाने के बाद भी लगातार जारी है। सर, आपकी जो है मांग क्या है? इस मेरी मांग यही है कि एक अपराधी व्यक्ति जो है चिकित्सा अधीक्षक बनकर बैठा है, उनको तुरंत प्रभाव से इस पद से हटाया जाए। दूसरा, इनको सस्पेंड किया जाए और इनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाए कानून के हिसाब से। तीसरी, इनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की जांच एसआईटी गठित कर किया जाए कि अपने कार्यकाल 3 साल से ज़्यादा के कार्यकाल में इन्होंने जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार किए उनकी जांच की जाए। और उसके बाद जो चौथी और सबसे महत्वपूर्ण जांच है कि जो कि आम जनता के स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार हैं, उसके तहत उनको जीवन जीने का अधिकार है, और वो अधिकार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इस चिकित्सा अधीक्षक महोदय ने रोक कर रखा है, जिसको कि संस्थान के सबसे बड़े अधिकारी निदेशक महोदय ने हृदय विभाग को दे रखा है। न सिर्फ ये रोक कर रखे, बल्कि निदेशक महोदय के आदेशों के विरुद्ध जाकर इन्होंने बेड जो है दूसरे विभाग को दे दिया, जबकि बेड डिस्ट्रीब्यूशन का अधिकार निदेशक महोदय के पास है, चिकित्सा अधीक्षक जो कि अपराधी हैं उनके पास नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि जो निदेशक महोदय का आदेश है कि हृदय विभाग को नए भवन जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में है उसके चौथे तल्ले पर संपूर्ण चौथा तल्ला आवंटित किया गया है, और आधा 5वां तल्ला वो जो निदेशक महोदय हैं उसके आदेश का पालन किया जाए। इस समय सर इस डिपार्टमेंट में कितना बेड है और कितना बेड अगर मिल जाए तो जो है सुचारू रूप से लोगों का इलाज संभव? देखिए, वर्तमान में जो है यहाँ पर जो बेड है वो 47 बेड है, और अभी क्षणिक जो प्रॉब्लम है उसको कम करने के लिए लगभग इतने ही बेड की और आवश्यकता है। लेकिन जिस तरीके से हृदय रोगियों की संख्या बढ़ रही है, उसके हिसाब से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर एक डेडिकेटेड कार्डियक सेंटर बनवाया जाना चाहिए, जिसमें कम से कम 250 बेड हो जो इनके अलावा हो, और उसमें सभी आधुनिक चिकित्साओं से वो भवन जो है लैस हो। और न सिर्फ यहाँ पर ये भवन बनवाया जाए डेडिकेटेड कार्डियक सेंटर,
250 बेड वाले, बल्कि इस देश में 50 ऐसे सेंटर और बनवाए जाए, क्योंकि ये जो हृदय रोग की समस्या जो विकराल हो रही है, खास करके पोस्ट कोविड वैक्सीनेशन के एरा में लोगों की चलते फिरते मौतें हो रही है, ये बहुत ही भयावह रूप लेने जा रही है। और उसको अगर आपको काउंटर करना है, टैकल करना है और कोविड जैसे अफरा तफरी से बचना है, तो अगले 5 सालों में पक्ष या विपक्ष जिसकी भी सरकार हो, जो जिनके मुद्दे, जिनके मेन मैनिफेस्टो से स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार और शिक्षा के मौलिक अधिकार गायब हैं, उसमें स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार पर बहस होनी चाहिए। कौन घुसपैठिया है, कौन नहीं है, कौन यहाँ है, कौन वहाँ है, ये सब नफरतकारी चीज़ें छोड़कर स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मूलभूत जो विकास के मुद्दे हैं, जिससे सचमुच में राष्ट्र जुटेगा, भाईचारा और संविधानिक भाईचारा कायम होगा और हमारा देश मजबूत होगा, उस संविधान के तहत वो चीज़ें कायम की जाए। आपका आमरण अनशन तीसरे दिन में है, क्या बीएचयू के कुलपति के द्वारा और चीफ प्रॉक्टर के द्वारा आपकी मांग सुनने के लिए यहाँ पर कोई आया? हाँ, जब मैं आमरण अनशन शुरू करने जा रहा था, तो यहाँ के जो निदेशक महोदय थे, जिनकी बात की अधीक्षक महोदय ने नहीं मानी, वो और यहाँ के जो चीफ प्रॉक्टर साहब हैं, वो हमसे मुलाकात करने मेरे आवास पर आए थे। और चूँकि कोई कंक्रीट उसमें निर्णय नहीं था जो हमारी मांगें हैं, और उनमें से कोई भी वैसे सक्षम अधिकारी नहीं थे जो इनके विरुद्ध कार्रवाई कर सकते थे और बेड से रिलेटेड संबंधित मामला के डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकते थे, तो इस वजह से उस पर कोई वार्ता नहीं हो पाई। फिर हम लोग का जो धरना स्थल था वो बीसी लॉज के सामने होना था, लेकिन वहाँ जो बीएचयू की सुरक्षाकर्मी है और बाहर जो जो पुलिसगन सुरक्षाकर्मी है, वो दोनों वहाँ मौजूद थे पहले से। उन्होंने मुझे वहाँ बैठने से इनकार कर मतलब नहीं जगह दी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी आ रहे थे। उनको लगा कि उनकी सिक्योरिटी में कोई दिक्कत होगी, तो मेरा भी उद्देश्य किसी की सिक्योरिटी को भंग करना नहीं है, बल्कि आम जनता की लड़ाई लड़ रहा हूँ, किसी को कष्ट पहुंचाकर नहीं लड़ना चाहता। तो फाइनल निर्णय लिया कि यहीं मैं अपने चैम्बर में करूंगा अस्पताल के अंदर, ताकि मैं मरीज की भी सेवा करता रहूं और अपना ड्यूटी भी करता रहूं और समाज के प्रति ड्यूटी भी निभाता रहूं। सर, आपने आमरण अनशन शुरू किया है, अगर आपकी मांग नहीं होती तो कब तक ये जो चीज़ें चलती रहेंगी? आमरण अनशन का मतलब होता ही आमरण है। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक अनशन चलेगा, जब नहीं रहेंगे तो जनता लड़ेगी इस लड़ाई को। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर।